आखिर किस ओर जाएगी सत्ता की चाबी। अब ये सवाल जो है वो लगातार और भी ज्यादा उठ रहा है, क्योंकि महज चुनाव और मतदान नहीं, अब मतगणना की जो तारीख है वो भी नजदीक आ रही है। 6 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। बीती 25 मई को देश भर की 58 लोकसभा सीटों पर मतदान के साथ ही समूचे भारत की 486 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब बाकी है 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटें, जिसके बाद तारीख आएगी 4 जून की, जब इन आम चुनावों के परिणाम सामने आएंगे और क्या एक बार फिर देश में बनती दिखेगी मोदी सरकार या मोदी सरकार को यहां हिला देगा इंडिया गठबंधन। इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन दिल्ली की यह कुर्सी है और इसी ही दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा भी है, जहां पे लगातार सियासी हंगामा मचा हुआ है। जो मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल है हरियाणा का, उससे यहां पूरे करने के भारतीय जनता पार्टी सरकार के लाले पड़ गए हैं। मुख्यमंत्री बदला तो 3 निर्दलीय विधायकों ने साथ छोड़ दिया। अल्पमत में सरकार नजर आ रही है और अभी भी 4 से 5 महीने का वक्त है। इस बीच कांग्रेस ने राज्यपाल के पास जाकर समर्थन अपने अन्य साथियों का बताते हुए दावा ठोक दिया है कि वो बहुमत में है। 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा में मौजूदा वक्त में 87 विधायक हैं और 44 पर बहुमत बैठता है। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन मौजूदा जो विधानसभा है उसे पूरी कर पाएगी, क्या अपनी सरकार दोहरा पाएगी? साल के आखिर में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे हमारे सहयोगी अमन जी के साथ। अमन जी, हरियाणा लगातार सियासी हंगामा मचा हुआ है और खासतौर पर हमें देखने को मिला था मार्च महीने से, जब भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहद ही अहम फैसला लिया। और अक्सर देखने को मिलता है कि पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे बदलने में भी संकोच नहीं करती और जिस अंदाज में खट्टर को पद से हटाकर के सैनी को जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन उसके बाद भी जो मौजूदा कार्यकाल है हरियाणा विधानसभा का, उसे पूरे करने के मानो लाले पड़ रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ बीच में ही सरकार टूट जाएगी? देखिए, बिल्कुल बीजेपी को लेकर अक्षय बिल्कुल ये बात कही जाती है कि बीजेपी अपने जो सीएम फेस हैं वो लगातार बदलने में माहिर। आप देखिए, उत्तराखंड में एक ही कह सकते हैं कार्यकाल में 5 साल के 2-3 सीएम पद के जो कह सकते हैं नाम सामने आ जाते हैं। हमने गुजरात में भी यही चीज़ देखी और वही कुछ हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर खट्टर को हटाकर एक बार कह सकते हैं नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया जाता है। लेकिन क्या वाकई में यहाँ स्थिति संभालने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? क्योंकि अंदर खाने में अंतरकलह बहुत ज़्यादा नजर आता है। और देखिए, ये भी खबर है कि मनोहर लाल खट्टर जो है उनकी मुलाकात भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हो सकती है। अब इस मुलाकात के मायने क्या है, क्योंकि अभी से बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं खट्टर, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह सीएम पद से उनको हटाया गया उससे कहीं ना कहीं वो खफा जरूर नजर आए कि उनकी जगह पर जिस तरह से नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, वो अपने आप में उस बात से उतना एग्री नहीं करते थे कभी भी। वही कोई बहुत बड़ी बयानबाजी उनकी निकल के सामने नहीं आती है, जो ये बताता है कि कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर जो है वो खामोश जरूर है, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं ये बेचैनी जरूर है कि उनकी जगह पर किसी और को मुख्यमंत्री पद पर बैठाना शायद उनकी समझ से परे था। और देखिए, 6 महीने का लगभग कार्यकाल बचा था और जब खट्टर को सीएम पद से हटाया गया अक्षय, तब हर कोई ये बात कह रहा था कि खट्टर की जगह किसी बड़े चेहरे को, यानी कि अनिल विज का नाम सबसे आगे दिखाई पड़ता था कि किसी बड़े चेहरे को यहाँ पर बीजेपी जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाती हुई नजर आएगी। लेकिन अच्छा, मैं बीच में रोकना चाहूंगा। आपने जिक्र किया इस बात का कि हमें उत्तराखंड में देखने को मिला त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी, इस बीच एक और बड़े चेहरे को कुर्सी सौंपी गई थी और कुछ ऐसा ही हाल हमें गुजरात में देखने को मिला था। क्या इस रणनीति का, क्या इस प्लान का आगे का हिस्सा ये देखने को मिलेगा कि नायब सिंह सैनी अगर भाजपा गठबंधन मौजूदा कार्यकाल पूरा कर भी लेती है और हरियाणा के विधानसभा चुनाव जीत भी जाती है, तो क्या फिर नया एक और चेहरा सीएम के लिए देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल। और दुष्यंत चौटाला के साथ में जो उनका गठबंधन खत्म हुआ है और जो एक नई सरकार बनाने का दावा किया गया और सरकार बनाई भी, लेकिन अभी जिस तरह से देखा जा रहा है कि 44-45 जो एक नंबर होना चाहिए बहुमत के लिए, उसमें बीजेपी के पास महज 41 या 42 जो चेहरे हैं वो दिखाई पड़ते हैं। तो पहली बात तो ये अक्षय कि यहाँ पर बीजेपी की जो सरकार है वो अल्पमत में दिखाई पड़ रही। चुनावों के बाद हो सकता है कि अगर एक बार फिर से जो सदन के अंदर अगर विश्वास मत हासिल करने की बारी आए यहाँ पर, तो क्या बीजेपी चूक सकती? ये बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर यहाँ मान लीजिए 3 महीने के बाद चुनाव होते हैं, 4 महीने के बाद चुनाव होते हैं, तो क्या बीजेपी नायब सिंह सैनी के नाम पर चुनाव लड़ेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि नायब सिंह सैनी को तो जुम्मा 4 दिन सीएम पद पर आए हुए हैं। तो क्या बीजेपी अपने बचाव के लिए नायब सिंह सैनी को सामने लेकर आई? क्योंकि खट्टर से जो नाराजगी हमने देखा कि जब वो प्रचार प्रसार निकले तो वहां पर तमाम लोगों
लोगों ने उनकी आलोचना की, तमाम लोगों ने उनको घेरा कि भाई आप मुख्यमंत्री थे, आपने 9.5 साल के अंदर हरियाणा के अंदर क्या डेवलपमेंट किया, आप वो बताइए। आप चुनाव से ठीक 5-6 महीने पहले कह सकते हैं विधानसभा जो विधायकी है वो छोड़कर संसदीय के लिए जाते हैं, तो ऐसे में आपकी जो जवाबदेही है वो कैसे तय हो पाएगी। इसको लेकर जो हरियाणा के लोग हैं, खासकर जो किसान वर्ग है, वो काफी नाखुश है। तो इसी कह सकते हैं डैमेज को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को एक तरीके से मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नायब सिंह सैनी भी अक्षय इस स्थिति को संभालने में नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि 1.5-2 महीने के अंदर ही 3 निर्दलीय विधायकों का कांग्रेस पार्टी को समर्थन देना अपने आप में बताता है कि नायब सिंह सैनी जो सरकार चला रहे हैं उससे शायद जो लोग हैं अंदर खाने में वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। क्योंकि अगर अनिल विज का नाम यहाँ पर आता, जो अनुभवी नेता थे, कह सकते हैं कि लंबा अनुभव रखते हैं, कई बार विधायक रह चुके हैं, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और एक तरीके से जो होम मिनिस्ट्री है वो उनके पास रह चुकी है, तो आप ये समझिए कि अगर वो मुख्यमंत्री बनते तो शायद बेहतर तरीके डील कर पाते। बिल्कुल, यहाँ पर बेहतर तरीके से सरकार चला पाते, क्योंकि सरकार में रहने का भी अनिल विज को केवल प्रदेश सरकार में लगभग 10 सालों का अनुभव है। अमन जी, एक चीज मुझे लगता है यहाँ पर अहम हो जाती है, देखने को मिला था जब हमने 2014 की हरियाणा विधानसभा चुनावों पर नतीजे, यहाँ पर जो नतीजे आए थे उन पर नजर डाली, तो बीजेपी ने प्रदेश की 47 सीटों पर जीत दर्ज की और पहली बार बहुमत का आंकड़ा छुआ। फिर 2019 में अगर हम आते हैं तो बीजेपी का जो वोट प्रतिशत 19 में हासिल हुआ वो 14 के चुनावों की तुलना में कम था और 7 सीटें भी घटी। पार्टी जहां 14 में 47 विधानसभा सीटें जीतती है, वो यहां पर 40 पर सिमट जाती है कम वोट प्रतिशत के साथ। अब वही चीज अगर हम 2024 में देखा जाए, जो पहले 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी बनी उसका विपक्ष ने फायदा जरूर उठाया, इतना नहीं उठा पाया, लेकिन 7 सीटें यहां कम बीजेपी की पड़ गई। क्या जो बीते अब 9.5 साल के एंटी इनकम्बेंसी में बड़ा मुद्दा माना जा रहा है किसान आंदोलन, क्या इसके चलते अब की बार और सीटें घट जाएंगी और क्या कांग्रेस यहां पर बहुमत के साथ पार पाएगी? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है अक्षय, 2014 की आप बात कर रहे हो, बिल्कुल वहां पर अपने दम पर कह सकते हैं बीजेपी ने सरकार बनाई थी हरियाणा के अंदर, लेकिन उसके बाद अगर 19 में देखें तो आप ये मानकर चलिए कि लोग शायद उतना खुश नहीं थे बीजेपी से और खासकर खट्टर से, और जो कह सकते हैं कि उनके प्रति परिणाम निकल कर आया वो 40 सीटों को आया, यानी कि 7 सीटों को घाटा हुआ। वहीं कांग्रेस पार्टी भी 30 के आसपास दिखाई पड़ी, तो कांग्रेस को लेकर ऐसा बहुत निगेटिव माहौल नहीं है। आप देखिए कि 15-20 सीटों की कहने की जरूरत उनको सरकार में आने के लिए, अगर हम 2024 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इसी उधेड़-बुन में लगी हुई है कि सरकार बनाने से अच्छा है कि हम जो अभी बीजेपी की खामियां उनके ऊपर काम करें, उनको जाकर लोगों को बताएं, ताकि जो वोट बैंक है वो हमारे तक आ सके। आपने देखा कि किसान किस तरह से बीजेपी से नाराज हैं, किसान किस तरह से हताश हैं, नौकरी की बात बीजेपी करती थी, युवा खासे जो कह सकते हैं नाराज भी हैं और गुस्से में भी हैं कि जिन लोगों को उन्होंने चुना वो लोगों ने पलट कर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और देखिए 9.5 साल लगभग अभी की बात होगी कि जब बीजेपी लगातार रूल कर रही है, 3-4 महीने के बाद 10 साल का जो कार्यकाल है बीजेपी का वो पूरा हो जाएगा। तो ऐसे में आप कांग्रेस से सवाल नहीं पूछ सकते, बल्कि आपको अपनी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। लोग ये तक पूछ रहे हैं, आपने देखा वीडियो में जो अनिल विज जाते हैं कि भाई आप जो है होम मिनिस्टर के पद पर थे, आप जो है महत्वपूर्ण पद संभाल रहे थे, जो गोलियां चली हम पे उसमें आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार थे, तो अनिल विज इसका जवाब दे नहीं पाया अक्षय। तो ये तमाम जो चीजें ये बताती हैं अपने आप में कि यहाँ पर जो बीजेपी हरियाणा के अंदर वो कहीं ना कहीं परेशानी में है, और इस परेशानी का जो कह सकते हैं लाभ है या एक तरीके से सियासी जो कह सकते हैं जो बिल्कुल जो लेने का जो कह सकते लाभ लेने का जो प्रयास है वो कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात क्या, कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सत्ता में आती है तो बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि हरियाणा में ये सोचकर माना जा रहा था कि बीजेपी शायद कह सकते हैं कि अपनी पकड़ मजबूत रखेगी, लेकिन जिस तरह से इन 3-4 महीने में देखने को मिला अक्षय, वो ये देखने को मिला कि अब बीजेपी की जो सियासी जमीन है हरियाणा के अंदर वो लगातार कमजोर होती जा रही है। बिल्कुल, यहाँ पर सियासी जमीन कमजोर होती जा रही है। देखने को मिला था 14 के बाद 19 के चुनावों में सीटें घटना, और हाल फिलहाल में जो प्रमुख मुद्दे रहे हैं, किसान आंदोलन जो 2020 से 21 के बीच हुआ, उसने भारतीय जनता पार्टी की स्थिति हरियाणा में बेहद कमजोर की, क्योंकि जो किसान दिल्ली आकर के डटे थे उसमें एक बड़ा तबका हरियाणा के किसानों का भी था। इसके अलावा इस ही साल की 13 फरवरी को शंभू बॉर्डर पर, इसी साल की 13 फरवरी को पंजाब हरियाणा से दिल्ली की ओर कूच करने वाले किसानों में हरियाणा के किसानों को रोक दिया गया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदेश में जाती दिखाई दे रही हैं और अवसर बन रही हैं कांग्रेस के लिए, विपक्ष के लिए। यहाँ पर सवाल ये भी है कि दुष्यंत चौटाला कांग्रेस का समर्थन करेंगे, लेकिन इस सवाल पर आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें SPN 9। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी।
जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार। बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार। देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज़ पर।